So, first we have discussed under the head National Education Policy 2020 at a glance backdrops, and in the process we discussed about commissions and two previous new education policies. Now we shall discuss about the description. और हमने शुरू में ही कहा कि इसमें हम लोग थोड़ा कंटेंट और स्कोप ऑफ द प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे. हम इसको एनपीई भी लिखते हैं और एनईपी लिखते हैं, ये इट विल बी डिसाइडेड कि क्या लिखा जाएगा बाद में. सो देयर इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दोनों तरह से कई बार लोग लिखते रहे हैं, खास के 1986 की पॉलिसी के संदर्भ. इस पॉलिसी के बारे में हम सबसे पहले दो बातें, और इसी को सिद्ध करने के लिए हम और फर्दर डिस्कशन करेंगे. दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी comprehensive in its nature. It has worked on so many aspects, and of course in the process it has taken insight from different bodies, different commissions and previous new education policies. और उसकी चर्चा हमने की भी, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह की बात की, वो तो आएगा भी इसमें. हाउ इट इज कॉम्प्रिहेंसिव? द इंटायर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 parts. First, school education. Second, higher education. Third, other key areas of focus. And the last, making it happen. Besides these 4 parts, the policy has a good introductory part, rather introduction part you can say, under the head introduction, in which it talks about the connection between global education and the global development and agenda and the national educational development agenda. मतलब ग्लोबल एजुकेशनल डेवलपमेंट एजेंडा और नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा के इंटर रिलेशनशिप की बात की, और इसी क्रम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में आया, उसमें 17 गोल्स हैं, और नेट के सिलेबस का भी ये पार्ट है, आपको इसको भी देखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को. और इसमें जो गोल 4 है उसको कोट किया है पॉलिसी ने, जो एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है. तो लिंकेज बिटवीन द नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल एजुकेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के बीच की बात करता है. द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज 2020, टॉक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ भी ये नाम भी अभी हमने लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और ये कंट्री, द वर्ल्ड इज नीडिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा वर्ल्ड छोड़ के जाए. एंड इट ऑल्सो seeks to ensure quality education of equitable and inclusive nature. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो की वर्ड्स हैं उसमें एक इक्विटेबल है और दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात, मतलब एजुकेशन के नेचर को इक्विटेबल और इंक्लूसिव, ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी गाइडेड है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन से भी गाइडेड है. इट हैज ए स्पेशल मेंशन ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला. एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ये मेंशन करता है ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स, आर्यभट्ट और इस तरह के जो हमारे फील्ड में कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, उनकी भी चर्चा ये बैकग्राउंड में है, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज. It finds teachers in the center of educational reforms.
और ये हमने शुरू में ही कहा आपको कि टीचर पे फोकस सारे कमीशन, सारी कमिटीज, सारे एजुकेशनल पॉलिसीज की रही है और इसमें भी फोकस किया गया। दूसरी बात कि ये पॉलिसी ऑनेस्ट बहुत है। ऑनेस्ट इन द सेंस कि जो प्रेजेंट स्टेटस है एजुकेशन का, वेदर इट इज टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, whether it is terms of teacher education, whether it is in terms of higher education, उसको बहुत ऑनेस्टली नैरेट किया है। The policy decides to work on development of unique capabilities of individual learners, strengthening numeracy and fundamental literacy, flexibility in options in terms of interest and talents. It disallows hard separation between academic options to provide the education system a holistic shape and to practice multidisciplinary approach in nature and spirit. It further talks, rather suggests, to work on conceptual understanding, critical thinking and creativity. It assures to inculcate every types of values in the system itself, whether it is ethics, whether it is human values, whether it is constitutional values, whether it is global values and what not. So in some way or other, it talks about the inculcation of all the possible values in the education as a system and the associates of education as a system. And this is for what? This is to prepare, rather to develop a complete mind. It also focus on multilingual approach. Though 3 language formula is already there in subsequent national education policy, but language aspect has more been focused on this. So it works in multilingual approach and it has given too much weightage on education, language learning, capacity and right stage of language learning. कैपेबिलिटी ये बाद में हो सकता है हम लोग चर्चा करें। 1 से 8 साल की अवस्था को उन्होंने लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना है और कई तरह के लैंग्वेज को सिखाने का प्रावधान स्कूल एजुकेशन में डिस्कस किया गया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज की भी बात भी स्पेसिफिकली इसमें मेंशन। इट एश्योर्स टू डेवलप लाइफ स्किल्स, मतलब हाउ वी कैन लीड ए बेटर लाइफ। सजेशंस वाले एस्पेक्ट में हम इस पर थोड़ा करेंगे, लेकिन लाइफ स्किल्स इज ए टाइप ऑफ ए स्किल विच मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू लीड द लाइफ इन ए बेटर मैनर। कंप्लीट असेसमेंट, ये थोड़ा सा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन से आगे बढ़ के भी कह रहा है कि एकदम कम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस के साथ साथ और भी इंटरनल इवैल्यूएशन को एज देने की बातें करता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी डजंट मीन मशीन ओनली, टीचर्स इज ऑल्सो एन इनपुट। सो द कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय ए टीचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसीलिए कई बार हम ने अपने डिलिब्रेशन में कहा भी है कि ये क्लास कैन नॉट बी स्मार्ट unless or until the teacher teaching in the classroom is smart. डाइवर्सिटी की बात इसमें है। लोकल टू ग्लोबल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्राइसिस के स्टेज में लोकल और वोकल फॉर लोकल की बात की थी, तो ग्लोबल की भी बात है और लोकल की भी बात है। इट टॉक्स ऑफ सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन, एक इंटर रिलेशनशिप।
फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द एंड इफ एनी, मतलब इंड जहाँ भी हो। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की भी बात करता है, यदि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात करता है। और गांधी को माने तो उन्होंने कहा कि ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें बरसों जीना है। तो उस दृष्टि से द लास्ट डे, सो फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू एंड द एजुकेशन के जो जंक्चर हैं उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप, जिसको साइनर्जी की बात वो वर्ड यूज हुआ है वहाँ। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा दूसरे सब हेड में ज़्यादा विस्तार से करेंगे। आउटस्टैंडिंग रिसर्च की बात, इंडियन रूटेड एजुकेशन सिस्टम विथ प्राइड इन इंडिया, जो नियो कॉलोनिज्म का इफेक्ट है उसको भी इन्होंने टारगेट किया है कि इसको इंडियनाइजेशन ऑफ, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी एक रिकमेंडेशन टाइप था इंडियनाइजेशन ऑफ, तो वहाँ ये इंडियन रूटेड एजुकेशन सिस्टम विथ प्राइड इन इंडिया, एजुकेशन एज पब्लिक सर्विस and substantial investment in public education system to make its vibrant and strong education system। ये तो हमने अभी पढ़ा भी था, देखा 1986 की पॉलिसी को भी पढ़ा कि एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द फ्यूचर। द विजन ऑफ द पॉलिसी फाइंड्स, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारी बातें करने के बाद इनका एक विजन है इस डॉक्यूमेंट्स का, और वो विजन को यदि हम एनालाइज करें, उसको गो थ्रू करें, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। यूजुअली जो विजन्स बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसका विजन्स भी, क्योंकि ये पॉलिसी ही कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए इसका विजन भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। और ये विजन्स के टर्म में द विजन ऑफ द पॉलिसी फाइंड्स द की कंसेप्ट्स लाइक इंडियन रूटेड विथ इंडियन इथोस, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटेबल values, duties, preparation of a global citizen with Indian by heart and culture। तो ये इसके विजन में भी ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि ये अपने 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रादर पार्ट्स के थ्रू सारी चीज़ों को नरेट करता है। तो इसका पहला जो एस्पेक्ट है, पहला जो पार्ट है वो स्कूल एजुकेशन है। And school education deals with 8 chapters as early childhood care and education। आपने देखा, हमने चर्चा भी की कि 1986 में भी इसका, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से ही इन्होंने कुछ इंसाइट लिया होगा। उसमें पहला सब हेड है आपका early childhood care and education, the foundation of learning, मतलब ये मान रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ लर्निंग वहीं से शुरू होती है। दूसरा है सब हेड है जो प्रेजेंट जो स्टेटस है एजुकेशन को, उसको नरेट करके इन्होंने डाला है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, द नंबर सिस्टम। पहले जो 3R के तक एजुकेशन था, या फिर लिटरेसी का जो कंसेप्ट है, लिटरेसी के कंसेप्ट को भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हुए उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट लर्निंग। और जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रू 17 डेवलपमेंट गोल्स भी आया है। और चूंकि इंडिया उस क्लब्स को बिलोंग करता है, इसलिए इंडिया ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने का एक कमिटमेंट दिखाना है। थर्ड चैप्टर है आपका कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। ये ड्रॉप आउट एजुकेशन में बहुत बड़ी समस्या है, और 9th 10th और आगे भी बढ़ जाए 11th 12th में, तो वो ड्रॉप आउट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और वो ड्रॉप आउट समाज के उन तबकों का है जिनको हम स्ट्रीमलाइन बिना किए हुए कंट्री को रिच और इनरिच नहीं कर सकते। तो वो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, वीकर सेक्शंस हैं,
वीमेन है, लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट हालांकि ओवर द ईयर्स काफ़ी कम हुआ, लेकिन फिर भी। फिर आपका नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो एजुकेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितनी पेडागॉजी मेथोलॉजी वगैरह की कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसकी चर्चा की गई है। करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आज का जो हमारा लेक्चर का स्कोप है, इट्स ए जनरल लेक्चर। अब ये इस पे हम विस्तार से फिर बात करें। फिर 5th चैप्टर है टीचर्स। ऑफ कोर्स टीचर के स्टेटस का डिस्क्रिप्शन है, टीचर्स को पोजीशन करने की बात है, लेकिन इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्क टू बी डन, क्योंकि पारा टीचर, नियोजित शिक्षक और फिर टेम्पोररी टीचर और इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स कंट्री में हैं। हाउ द कंट्री विल मैनेज, लेट अस सी, इट्स ए ग्रेट चैलेंज, not only in terms of school education but also in terms of the higher education and teacher education as well. The next aspect of school education, rather the next chapter, is equitable and inclusive education, learning for all. जैसा कि चैप्टर से ही विदित है, आप कुछ गेस कर सकते हैं, खास के स्टूडेंट जो एजुकेशन के हैं, कि इंक्लूसिव है, वाइब्रेंट है, इक्विटेबल वाइब्रेंट है, हेडिंग में ही, चैप्टर में ही, और लर्निंग फॉर ऑल, तो इसमें क्या बातें होंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू कॉम्प्लेक्सेज एंड क्लस्टर्स। रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, कुछ रेगुलेटिंग बॉडी वगैरह की बात होगी, आप सब गेस कर सकते हैं, और यही है भी। स्टैंडर्ड्स सेटिंग एंड एक्रेडिशन, इसको और आगे बढ़ाया। यहाँ एक्रेडिशन की भी बात, स्कूल एजुकेशन में भी एक्रेडिशन की बात। हायर एजुकेशन में तो हम लोग नैक के थ्रू एक्रेडिटेड होते ही रहे हैं, और मैंडेटरी भी था फिनांस प्राप्त करने के लिए। सो स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिशन फॉर स्कूल्स, इसमें एक्रेडिशन कैसे होगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। सो दैट द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस ऑफ the school education may be streamlined. It is very good in theory. Let us see how it is being implemented. Our second subhead, rather the second part, is higher education, and it deals with 11 chapters. वहाँ देखा हमने कि स्कूल एजुकेशन को 8 चैप्टर में डिवाइड करके इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ हायर एजुकेशन को 11 चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है। क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ए न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, तो क्वालिटी है, इंडियाज है, फॉरवर्ड लुकिंग है, विजन है, और ये सब कीवर्ड्स के थ्रू आप कुछ हद तक गेस भी कर सकते हैं कि इस चैप्टर पे क्या कहा गया है। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्ट्रक्चर पे हम लोग 4th एस्पेक्ट में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर में भी कैसे है। फिर इसका 3rd चैप्टर आउट ऑफ 11 चैप्टर्स कहता है टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। और यहाँ हम लोगों ने जो अपनी यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी वो लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे शुरू किया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इन लोगों ने अपनी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज से इंसाइट लेके इसको मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक करने का प्रयास किया है। यदि आप नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आदि जैसे विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ बच्चे एक साथ 13-14 सब्जेक्ट पढ़ते थे, जिसमें घुड़सवारी भी थी, तैराकी भी थी, और बहुत सारे स्किल्स। खैर उस समय के कालगत डिमांड के अनुसार वो रहा होगा, वो ऑब्वियस है कि
परिवर्तन शाश्वत है तो परिवर्तन होगा, लेकिन वहाँ से दृष्टि इस संदर्भ में हमको लगता है कि ली गई है, और इन्होंने मेंशन भी किया अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट्स एंड सपोर्ट्स फॉर ए स्टूडेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात है और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की बात है। मोटिवेटेड, इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, ऑब्वियस है फैकल्टी को अपॉइंट करने, उसको रिचार्ज करने, उसको हमेशा रिचार्ज रखने की बात की गई है और उसके सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑफ हायर एजुकेशन, और इस क्रम में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ाना ही है, जहाँ तक शिक्षा नहीं गई है वहाँ तक ले जाने की बात है, लेकिन इट्स ए वेरी चैलेंजिंग इफ वी गो थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़। हमारे देश में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की इतनी बड़ी संख्या है तो मुझको थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे हो पाएगा। वहाँ टीचर की बात थी स्कूल एजुकेशन में 5th चैप्टर में, और यहाँ 15th में टीचर एजुकेशन की फिर चर्चा है। और एक अच्छी बात है, इन्होंने जो डिफरेंट फीडबैक्स है, तो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमने कहा कि मई 2019 में दिया गया था, इसमें कुछ रास्ते ज़्यादा दिखाए गए। ये 1 ईयर बीएड की भी बात करता है, ये 2 इयर्स बीएड की भी बात करता है, और ये 4 इयर्स बीएड की भी बात करता है, और इसी से संबंधित ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर एजुकेशन के लिए, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा तो ये रोजगार देने वाला, मतलब रोजगार कैसे प्राप्त करें इसके लिए तैयार ही करके तब छोड़ेगा, और उसके जो सजेशंस है उस पर हम लोग बाद में कमेंट करेंगे। इंटर्नशिप के रूप में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कैटेलाइजिंग क्वालिटी रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो या फिर मैन पावर या ह्यूमन सिविलाइजेशन के आगे जाने की बात हो, रिसर्च का अपना एक इम्पोर्टेंस है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमको अपना ग्लोबल पोजीशन सुधारना हो, यूनिवर्सिटी रैंकिंग सुधारनी हो, तो हमें रिसर्च में जाना ही होगा, और इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के एस्टेब्लिशमेंट की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है ट्रांसफॉर्मिंग दी रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि रेगुलेशन पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ये हम लोग थर्ड जो सब हेड है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि वहाँ भी हमने कहा था, चर्चा की शुरू में इंट्रोडक्टरी में, लाइट एंड टाइट। यहाँ कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे रेगुलेटरी, एनसीटी, एआईसीटी, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस उसमें डाले गए हैं। कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार देते हुए इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कुछ दिनों से बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू ये लीडरशिप को डेवलप करने की बात, हालांकि थोड़ी सी चर्चा हमने देखा भी कि 1986 में भी है हम लोगों ने तो यहाँ ये कह रहा है कि इफेक्टिव गवर्नेंस, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये गवर्नेंस शब्द इस्तेमाल हुआ है। लीडरशिप मतलब हु विल लीड द हायर एजुकेशन, हु आर द लीडर्स। वहाँ आपने देखा था 1986 में कि ट्रेनिंग की बात की गई थी, एजुकेशनल प्लानर के ट्रेनिंग की बात थी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और एजुकेशनल हेड्स की ट्रेनिंग की बात थी। तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें भी उससे रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल 11 चैप्टर्स related to the higher education. Our next subhead is other key areas of focus
and it includes 5 chapters. The first chapter is professional education. You must know what the professional education mean. The next chapter is adult education and lifelong learning, जिसको हमने कहा कि वो टू दी लास्ट, गांधी को कोट करते हुए हमने शुरू में जो चर्चा की उसमें कहा कि वहाँ तक अंतिम दिन तक की शिक्षा के लिए, और इसको ऑब्वियस है डिस्टेंट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से रिलेटेड बातें। स्कूल एजुकेशन में प्रमुखता से एक बातें आई थी, और हायर एजुकेशन में भी लैंग्वेज और कल्चर, इसको कंप्रिहेंसिव लुक देने, मल्टी डिसिप्लिन बनाने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कहता है प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। और इसके लिए बहुत सारा स्कीम्स इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे हम इन सारे के लिए कौन कौन सब्जेक्ट इसमें ऐड करेंगे और कैसे उनके फैकल्टी को, ताकि ऑप्शंस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन। मल्टी मीडिया के इस युग में और खासकर इस कोरोना के काल में इसका स्वयं सिद्ध महत्व हो गया है। वैसे हम लोग स्वयं प्रभा, सगुन स्कूल लेवल पे और बहुत सारे स्कीम्स के माध्यम पे इस दिशा में पहले से ही काम करते रहे, और गवर्नमेंट का पहले से ही कमिटमेंट था कि हम स्वयं प्रभा या स्वयं पोर्टल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्टल बनाना चाहते हैं। एंड द लास्ट अंडर द हेड की एरियाज ऑफ फोकस जो चैप्टर है वो ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। वहाँ टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन को भी आगे बढ़ाया, जो चीज़ अभी हम कह रहे थे, जो हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन, और इंडिया का भी 7 एस्पेक्ट्स डिजिटल डेवलपमेंट का हम लोग जानते हैं। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हैं तो ऑनलाइन से ही, क्योंकि कोरोना के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाई आती है। एक तो कितना टाइम हो, मोबाइल से कितने देर स्टूडेंट कर सकते हैं, पावर की बात है। ये बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, यदि है तो गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, जहां वो है तो हम समझते हैं कि उस दिशा में भी काम करने का संकल्प न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिखाता है। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज मेकिंग इट हैपेंस। मतलब ये जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बनाए हैं, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा उस पे इन्होंने ध्यान दिया है। और उसमें कौन कौन चैप्टर्स हैं, इसको यदि हम डिस्कस करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि यहाँ मेकिंग इट हैपेंस डील्स विथ 3 chapters as first chapter is, that is 25th chapter of the policy, but the first chapter of the subhead making it happens। और ये कह रहा है strengthening the central advisory board of education। वहाँ देखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 86 कहा स्टेट के को भी करना चाहिए, और स्टेट ने किया भी। यहाँ कह रहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहा है, स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। अब किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, किस तरह उसमें मेंबर्स वगैरह को करने हैं, सो वी विल कम टू नो। फिनांसिंग, ये सबसे बड़ा 6% को हम लोगों ने राज्य सरकार की मदद से लागू करने का कमिटमेंट किया है, और वो 1966 का एक कोठारी का रिकमेंडेशन है, तो वहाँ से रिलेटेड है। फिर भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
और 1986 की पॉलिसी में भी हमने पढ़ा कि फिनांस बहुत बड़ा फैक्टर है और इन्वेस्ट करना हो। सो एजुकेशन, हम लोग एमएड के करिकुलम में भी पढ़ते हैं कि एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एज ए मैन पावर प्लानिंग। सो फिनांसिंग एफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। और इसमें एक चीज़ है कि हम यदि ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो ये कठिन होने वाला है, क्योंकि इस देश में फर्स्ट जनरेशन लर्नर की बहुत बड़ी संख्या है, मार्जिनलाइज्ड लोगों की बड़ी संख्या है, बहुत गरीबी है। तो यहाँ का कोई जो गवर्नमेंट सेक्टर में हाईली पेड व्यक्ति भी बिना स्कॉलरशिप के स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में शायद अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। जो हाईली पेड गवर्नमेंट सर्वेंट है बिना स्कॉलरशिप के नहीं पढ़ा सकता है। उनके ब्रांच यहाँ खुलेंगे, 100 यूनिवर्सिटी जो टॉप होंगे उनको हम करेंगे, तो सस्ती शिक्षा देंगे। इसमें बहुत डाउट है और इसको लुक इनटू करने की ज़रूरत है और इस पर नज़र सरकार को रखनी होगी कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम कमर्शियलाइजेशन नहीं होने देंगे, तो प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बूते पे हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को रोक पाएंगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। सो यू हैव टू फिनांस मोर, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन। और इस क्रम में जब आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% ले जाने वाले हैं, ये आपका संकल्प है 2035 तक, तो आपको डिसएडवांटेज्ड रीजन्स, एरियाज, स्टेट्स को फाइंड आउट करके वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज, जैसे हमने कहा ही कि नाम से, हाउ इट मेक हैपन्स। फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी, एडवाइजरी को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन, वो भी इम्प्लीमेंटेशन ही, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया है कि वो जो उसको एज देंगे ताकि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ठीक से हो। दूसरा, फिनांसिंग को मेक इट हैपन कर में इन्होंने यूज़ किया। और तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजीज क्या होगी। और अभी शायद यूजीसी ने, शायद क्या यूजीसी ने उस दिन ही जारी कर दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ ऑफ 45 पेजेस, कि कैसे लागू होगा। लेट अस सी। सो एट द एंड ऑफ this subhead, that is description of national education policy, that is the present national education policy 2020 is concerned, as I told in the beginning of my lecture, that it is very comprehensive and very honest as well. Honest in the sense it has narrated the status of the education system in detail with more honesty, and comprehensive because it has talked on so many related issues, rather almost all the related issues, by taking insight from previous commissions, committees, global educational development scenario, and previous to national education policies. So with 27 chapters, introduction, visions, it is a comprehensive national education policy, and also provides list of abbreviations used for a smooth reading and clear understanding. So the chairman, आदरणीय कस्तूरी रंगन जी, and the entire team including the Prime Minister, the Human Resource Minister, the Secretary, the UGC, and all the related members and bodies, and indirectly instrumental in the existence of this present education, the person who has
made comment on it. I congratulate and especially I salute Kasturi Rangan ji for this honest and comprehensive national education policy the country has received. Thank you.